प्यारे बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक नंबर 2। और हमारे टॉपिक नंबर 2 का नाम है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। अब देखें, रेडियो एक्टिविटी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा रेडियो एक्टिविटी का जो टॉपिक है वो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ऑलरेडी कवर्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स। सही है। मैं आपसे इस वक्त जो चीज डिस्कस करूंगा वो होंगी सिर्फ और सिर्फ अल्फा, बीटा और गैमा की प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो फिलहाल मैं जो चीज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं यहां पर वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा रेज। चलिए, तो एक एक करके हम जल्दी से क्या पढ़ेंगे? कंपैरिजन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गैमा। तो एक तरफ हम अल्फा लिख देते हैं, एक तरफ हम गैमा लिख देते हैं, एक तरफ हम बीटा लिख देंगे। एक तरफ मैं ले लेता हूं अल्फा रेज, एक तरफ हम ले लेते हैं बीटा रेज, और एक तरफ हम ले लेते हैं गैमा रेज। चलें, सबसे पहला पॉइंट बेटा जो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में वो क्या है कि अगर हम बात करते हैं अल्फा रेस की, तो अल्फा रेस के अंदर दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। कितना? दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। अब आप बच्चे तो हैं नहीं कि मैं पूरी पूरी लाइन लिखूं कि दे कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। लोग अगर आपको पागल समझेंगे अगर आप इस तरह एमडीगेट पढ़ेंगे तो बस आप शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में याद रखा करें चीजों को, कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटॉन्स और टू न्यूट्रॉन्स। चलें, बीटा रेस के बारे में जो पॉइंट आपने याद रखना है वो क्या याद रखना है? इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है या एक पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है। या तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है या फिर इसके पास एक पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है। मैं इसको मेंशन कर देता हूं ये क्या है। ये है पॉजिट्रॉन। ठीक है। और पॉजिट्रॉन को हम प्यार से एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। चल, अच्छा, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब सुनिएगा, अगर कोई बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पे कंसिस्ट करता है तो तुम उसे कहोगे बीटा नेगेटिव पार्टिकल। क्या कहोगे? बीटा नेगेटिव पार्टिकल या बीटा नेगेटिव रेज। और इसी तरह से बेटा अगर कोई पॉजिट्रॉन पर कंसिस्ट करेगा तो तुम उसे क्या बोलोगे? बीटा पॉजिटिव रेज। सही है। ये बात भी आपने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर डिस्कस की होगी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं गैमा पार्टिकल की, तो बेटा गैमा पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ किस पे कंसिस्ट करते हैं? फोटॉन्स पे। और फोटॉन्स क्या होते हैं? एनर्जी के पैकेट्स, बस। ठीक है। चलें, दूसरे पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे कि इनका मास कितना होता है। तो आपको पता है प्रोटॉन का भी मास होता है, न्यूट्रॉन का भी मास होता है। तो दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। कितने प्रोटॉन है? दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन का भी मास है, न्यूट्रॉन का भी मास है। तो इस तरह से इनका जो मास हो गया वो हो गया 4 AMU। ये इलेक्ट्रॉन पे कंसिस्ट करते हैं और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है कितना होता है? कितना होता है? 0.00055। ठीक है। हमने पहले लेक्चर में अपनी ये बात पढ़ी थी। तो या तो आप इसे ऐसे लिख दें या फिर आप इसे ऐसे लिख दें 1/1836 AMU। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक प्रोटॉन से इतना छोटा होता है। अगर हम गैमा की बात करेंगे तो गैमा पार्टिकल का कोई मास नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के पैकेट्स हैं। तीसरा पॉइंट जो आप याद रखेंगे कि बेटा इन पर जो चार्ज होता है वो इन पर कितना चार्ज होता है? इन पर +2 चार्ज होता है। चलो, बीटा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? बीटा पार्टिकल पे -1 चार्ज होता है या फिर बीटा पार्टिकल पे +1 चार्ज होता है। डिपेंड करता है कि वो बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पर कंसिस्ट करता है यानी बीटा नेगेटिव रेज है, या फिर पॉजिट्रॉन पे कंसिस्ट करते हैं बीटा पॉजिटिव रेज है। बट जो फोटॉन्स होते हैं बेटा, फोटॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता, तो कैरी नो चार्ज। चलिए, अच्छा, इसी तरह से
अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे? यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे। तो मैं जल्दी से लिख देता हूं, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स। अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा ये कहाँ डिफ्लेक्ट होंगे? नेगेटिव प्लेट की तरफ, है ना। और ये जो डिफ्लेक्शन देते हैं उनको हम कहते हैं माइनर डिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? माइनर डिफ्लेक्शन। क्योंकि उनका वेट ज्यादा होता है, इस वजह से ये बहुत आराम से डिफ्लेक्ट नहीं हो पाते। सही है, इनका मास ज्यादा होता है ना, तो इतना ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए माइनर डिफ्लेक्शन कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या ये भी डिफ्लेक्ट होते हैं? यस। तो डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। क्यों पॉजिटिव प्लेट? क्योंकि इन पर खुद क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इन केस ऑफ बीटा नेगेटिव, है ना। और नेगेटिव प्लेट इन केस ऑफ बीटा पॉजिटिव रेज। तो अगर बीटा नेगेटिव रेज है तो वो पॉजिटिव प्लेट पर डिफ्लेक्ट होंगी, और अगर बीटा नेगेटिव रेज है तो बीटा नेगेटिव है तो पॉजिटिव प्लेट पर, और अगर बीटा पॉजिटिव है तो नेगेटिव प्लेट पर। बात क्लियर हो गई। इनका क्योंकि मास कम होता है तो ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होती हैं। इनका मास ना होने के बराबर होता है ना, 0.00005 ना होने के बराबर है, तो ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होती हैं। इसको हम कहते हैं मेजर डिफ्लेक्शन। चलें, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं गैमा पार्टिकल की, तो बेटा इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये किसी भी तरह की कोई डिफ्लेक्शन नहीं देते। तो आंसर इज नो डिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5। अच्छा, इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है, इनकी क्या, जो पेनिट्रेशन पावर होती है मुन्ने, वो बहुत कम होती है। क्यों? इनका मास ज्यादा है, ये किसी भी चीज में बहुत ज्यादा अंदर तक घुस नहीं सकते। तो इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो कैसी होती है? वो लो होती है। तो पहली बात मैं लिख रहा हूं, लो पेनिट्रेशन पावर। अच्छा, अब इस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। इनकी पेनिट्रेशन पावर तो लो होती है, बट आपने साथ साथ याद क्या रखना है कि अगर आप इनके आगे एक पेपर रख दें तो ये ब्लॉक हो जाते हैं बड़े आराम से। जैसे ये अल्फा रेज आ रही हैं और आपने इनके सामने एक पेपर रख दिया। क्या रख दिया आपने? इनके सामने एक पेपर रख दिया, तो अल्फा रेज इस पेपर से पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो या तो क्या रखना है, ब्लॉक बाय अ सिंगल पेपर। एक सिंगल पेपर से भी ब्लॉक हो जाती हैं। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, अगर आप पेपर नहीं भी रखोगे तो भी हवा में थोड़ी देर तक मूव करेंगी, उसके बाद ब्लॉक हो जाएंगी। तो हम वो भी लिख देते हैं कि फ्यू सेंटीमीटर ऑफ एयर, हवा में बहुत ही कुछ सेंटीमीटर मूव करती हैं और उसके बाद रुक जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए बीटा पार्टिकल की तरफ। अच्छा, जो बीटा पार्टिकल है इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हाई पेनिट्रेशन पावर एज कंपेयर टू अल्फा, बट लो पेनिट्रेशन पावर एज कंपेयर टू गैमा। तो इनकी पावर अल्फा से ज्यादा होती है, बट बीटा से क्या होती है मुन्ने, सॉरी गैमा से क्या होती है? कम। तो इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो गैमा से क्या होती है? वो गैमा से कम होती है। अब इसमें आपने क्या याद रखना है कि ये ऐसी नहीं रुकती, ये पेपर से नहीं रुकेगी, ये पेपर को तो पास कर देगी। हाँ, लेकिन ये एल्यूमिनियम शीट से रुक जाती है। तो मैं लिख रहा हूं ब्लॉक बाय एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम भी लिख देंगे तो बहुत है, वैसे तो खैर एल्यूमिनियम शीट लिखना चाहिए। और अगर आप इन्हें हवा में मूव कराएंगे तो हवा में ये कुछ सेंटीमीटर नहीं बल्कि ये कुछ मीटर तक मूव करेंगी। यानी एज कंपेयर टू अल्फा रेज ये ज्यादा ट्रेवल करती हैं, फ्यू मीटर्स ऑफ एयर। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं गैमा रेस की, तो मैंने गैमा रेस का तो मास ही नहीं है, तो बहुत तेज जाती हैं। तो हाई पेनिट्रेशन पावर, इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, अल्फा से भी ज्यादा होती है और बीटा से भी ज्यादा होती है। तो अब इनके बारे में तुम क्या याद रखोगे भाई? इनके बारे में जो तुम्हें पहला पॉइंट याद रखना है वो क्या याद रखना है, ये ना तो पेपर से रुकती हैं ना एल्यूमिनियम शीट से रुकती हैं,
बल्कि अगर ये रुकेंगी तो या तो ये कंक्रीट से रुकेंगी और या फिर ये लेड की किसी शीट से रुकेंगी। तो ब्लॉक बाय लेड शीट और कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब दीवार समझ लें आप एक तरह से, ठीक है, ईंटों ईंटों से रुकेगी। तो इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज्यादा हाई है। तो जितनी भी बातें बता रहा हूँ मुन्ने, ये सब जगह की समरी से बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसी तरह से अगर मैं तुमसे आयोनाइजिंग पावर की बात करूं तो मैंने याद रखिएगा कि अल्फा पार्टिकल की जो आयोनाइजिंग पावर होती है बहुत हाई होती है। इनकी आयोनाइजिंग पावर क्या होती है, बहुत हाई होती है। अब आयोनाइजिंग पावर क्या होती है? आयोनाइजिंग पावर होती है किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने की पावर। क्या? किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने की पावर, या ऐसे कह लें कि उसे आयन बनाने की पावर। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई अल्फा पार्टिकल को देखो, तो ये है अल्फा पार्टिकल। सोचें, जब अल्फा पार्टिकल गली में गुजरता होगा तो अल्फा के ऊपर भी चार्ज है, नीचे भी चार्ज है, तो इधर वाले पड़ोसी से भी मिलता हुआ जाता होगा और इधर वाले पड़ोसी से भी मिलता हुआ जाएगा, दोनों से मिलता हुआ जाएगा। ये सही आदमी नहीं लग रहा मुझे। ये ऐसे ही आगे नहीं जाता। ये क्या करता है, ये ऊपर से भी किसी से मिलता हुआ जाएगा, नीचे से भी किसी से मिलता हुआ जाएगा। अब ऊपर से जो पार्टिकल मिलेगा उसे भी आयोनाइज करेगा और नीचे से जो पार्टिकल मिलेगा ये उसको भी आयोनाइज करेगा। ये दोनों को आयोनाइज करता हुआ जाता है। इसका मतलब इसकी जो आयोनाइजिंग पावर है वो डबल है। इसकी आयोनाइजिंग पावर कैसी है? डबल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी हाई आयोनाइजिंग पावर है। इसी तरह से अगर मैं बीटा पार्टिकल की बात करूं, चाहे वो पॉजिटिव बीटा है चाहे वो नेगेटिव बीटा है, तो मान लेंगे पॉजिटिव बीटा की अगर हम बात करते हैं तो मुन्ने वो तो बस सिर्फ एक पॉजिट्रॉन पे कंसिस्ट करता है, और अगर नेगेटिव है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे कंसिस्ट करता है। अब अगर तुम्हारे पास दो पड़ोसी हैं अभी, तो बताओ, तुम जब गुजरोगे तो क्या तुम दोनों से मुलाकात कर सकते हो? नहीं, तुम तो हो ही एक। तो या तो तुम ऊपर चले जाओ या फिर तुम नीचे चले जाओ। जबकि अल्फा पार्टिकल के पास तो दो चार्ज हैं, ये ऊपर से भी अट्रैक्ट करेगा नीचे से भी अट्रैक्ट करेगा, बट ये सिर्फ किसी एक ही तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और किसी एक चीज को आयोनाइज कर सकता है ना। तो इसकी आयोनाइजिंग पावर क्या है मुन्ने? कम है। जबकि अगर तुम गैमा की बात करोगे तो मुन्ने गैमा तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के पैकेट्स हैं। गैमा क्या है? गैमा तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के पैकेट्स हैं। तो इसके लिए तो किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो भाई इसकी जो आयोनाइजिंग पावर है, आयोनाइजिंग पावर इज लाइक आयन बनाने की पावर, वो बहुत ज्यादा है। जबकि अगर तुम बीटा पार्टिकल की बात करो तो इसकी आयोनाइजिंग पावर यानी आईपी की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू अल्फा। ठीक है। और अगर आप इसकी बात करें तो बेटा इसकी आयोनाइजिंग पावर तो बहुत ही कम है, इसकी अल्फा से भी कम है और बीटा से भी कम है। तो ये वो सारी प्रॉपर्टीज थी जो कि अल्फा बीटा गामा की आपको याद रखनी थी। एक एक करके मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस कर ली। तो यहाँ पर आपके पास टॉपिक नंबर 2 एंड हो गया। ठीक है। टॉपिक नंबर 1 क्या था? डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देन उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या था? रेडियो एक्टिविटी, जिस रेडियो एक्टिविटी को आपने डिटेल में डिस्कस किया होगा न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। और सम सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज अल्फा बीटा गैमा, ये हमने यहाँ केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया है। और मेरे हिसाब से ये दोनों टॉपिक्स आपके बहुत मजबूत प्रिपेयर हो गए होंगे। और जाहिर है अब हम इंशाल्लाह ताला अपना तीसरा टॉपिक कवर करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। प्यारे बच्चों, अब हम अपना तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज क्वांटम नंबर। बट मैं जब क्वांटम नंबर को समझाता हूँ तो मैं क्वांटम नंबर को जरा एरर से उठाता हूँ। ठीक है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ चीज़ों का, इससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखें, सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल था बेटा वो किसने दिया था? थॉमसन ने। किसने दिया था? थॉमसन ने। याद रखिएगा कि फर्स्ट एटॉमिक मॉडल हमें किसने दिया था? थॉमसन ने। और उस मॉडल को हम कहते हैं प्लम पुडिंग
मॉडल, क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। अब प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, इतनी बात तो हमें पता है, थॉमसन ने दिया। कब दिया, ये मॉडल थॉमसन ने दिया था 1904 में, ठीक है। अच्छा, अब ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल तुमसे ये कहता है कि जो एटम है ना, एटम है वो बिल्कुल एक स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरह है। क्या कहता है, एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वो तुमसे कहता है कि भाई एटम एक गोल गोल दायरे की तरह है, और वो गोल दायरा किससे बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। उस वक्त जाहिर है प्रोटॉन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, न्यूक्लियस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सो एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स embedded in, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अंदर घुसे हुए, ठीक है। अच्छा, और फिर इसने एग्जाम्पल दी प्लम्स की, कि जिस तरह से जो प्लम होता है, आलू बुखारा कह लें आप उसको, वो आलू बुखारा या प्लम एक तरह का फ्रूट होता है ना, वो जिस तरह से पुडिंग में होता है, इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी उसमें क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगला मॉडल लेके आए रदरफोर्ड, जिनका मॉडल क्या कहलाता है, न्यूक्लियर मॉडल, क्या कहलाता है, न्यूक्लियर मॉडल। और इन्होंने अपना मॉडल कब पेश किया, 1911 में, यानी इसके तकरीबन 7 साल के बाद। तो रदरफोर्ड इन 1911, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सिंपल सी एक बात बोली, इन्होंने ये कहा कि भाई न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस कहाँ मौजूद होता है, सेंटर में। इन्होंने क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। न्यूक्लियस is a positive charged body present in a center, कहाँ मौजूद है, एक सेंटर के अंदर, and electrons are revolve around it, और उसके इर्द गिर्द कौन रोटेट हो रहा है या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। बट मसला क्या था, मसला क्या था कि इन्होंने ये कहा कि जो एटम होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देता है, क्या देता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देता है, बस यही इनकी गलत बात थी। अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के लिहाज से इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, देखिएगा जरा। इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा कि एक एटम के इर्द गिर्द मुसलसल, यानी एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मुसलसल एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मुसलसल घूम रहा है, और जैसे जैसे ये रिवॉल्व करता जा रहा है ये अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और एक ऐसा टाइम आएगा ये अपनी एनर्जी इतनी लूज कर देगा, इतनी लूज कर देगा, इतनी लूज कर देगा कि ये जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये क्या होगा, जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और वहीं पर एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ आ रही बात, कि इतनी एनर्जी लॉस कर देगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल से कहाँ चला जाएगा, इन न्यूक्लियस। और जैसे ही ये न्यूक्लियस में जाएगा एक स्पार्क होगा, और स्पार्क होने की वजह से ये एटम खत्म हो जाएगा। इट्स ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स, ठीक है। इसको हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स के लिहाज से क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मुसलसल मूव कर रहा है, और मूव करने की वजह से उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। जाहिर है, एक बात बताओ ना, तुम सुबह से काम कर रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी लॉस हो रही है। तो इसी तरह से वो कहते थे कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी को लॉस कर रहा है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी को लॉस करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के करीब आता जा रहा है। और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के करीब आता रहेगा
तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा तो एक स्पार्क होगा जिसकी वजह से एटम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको रेक्टिफाई करने के लिए आए एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था बोहर। अब बोहर ने क्या बोला, बोहर ने जो थ्योरी दी उसे हम कहते हैं बोहर मॉडल या प्लेनेटरी मॉडल। इन्होंने अपनी थ्योरी कब दी थी, 1913 के अंदर। अच्छा, अब सबसे पहली चीज जो तुम्हें याद रखनी है, ऑलरेडी कवर्ड इन फिजिक्स, ऑलरेडी कवर्ड इन एटॉमिक फिजिक्स चैप्टर, राइट। इसको तुमने एटॉमिक फिजिक्स के चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर लिया। मेरे यूट्यूब पे आपको इसका लेक्चर मिल जाएगा एटॉमिक फिजिक्स का, वहां पर आप बोहर थ्योरी को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे कितनी बात कहूंगा कि इन्होंने ये कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देता, बल्कि इलेक्ट्रॉन लाइन स्पेक्ट्रम देता है। इलेक्ट्रॉन क्या देता है, लाइन स्पेक्ट्रम देता है। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है इस जगह पर, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम की एक अलग मैकेनिज्म डायनेमिक्स है, बट हम उस डायनेमिक्स की बात नहीं कर रहे। वो डायनेमिक्स आपने एटॉमिक फिजिक्स में डिस्कस की होगी। बहरहाल मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं उसको समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को लॉस नहीं करता। रदरफोर्ड ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है। ये बात तुम्हें किसने बोली, बोहर से। और लॉस करते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि वो एटम के अंदर ही गिर जाएगा, एक बात। जबकि बोहर तुमसे ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता। इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी लॉस करेगा तो वो एक ही शर्त पर करेगा, जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर जाएगा। तो वो एक्साइटेड स्टेट से कहा मूव कर जाएगा, ग्राउंड स्टेट पर, तभी वो एनर्जी को रिलीज करेगा, बस। वरना वो एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। और इसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि रिलीज करते वक्त बनेगा, तो इसलिए तुम बोलोगे इमिजन लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलोगे, इमिजन लाइन स्पेक्ट्रम। अगर ग्राउंड से एक्साइटेड में जाते हुए बनता, तुम उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो देखें, एक बात याद रखिएगा, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम होती है। तो जब तुम एक्साइटेड से यानी हाई लेवल से लो लेवल में आओगे, तो जो एनर्जी इजाफी होगी वो लॉस हो जाएगी, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज होते हुए जो स्पेक्ट्रम बनेगा तुम उसे क्या बोलोगे, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। बट अगर तुम इसका उल्टा कर दो, अगर तुम इसका उल्टा कर दो, यानी अगर तुम ग्राउंड स्टेट से, मान लो अगर तुम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है। अगर तुम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाओ, सपोज जिसकी एनर्जी ज्यादा है, तो अब तुम्हें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। अब जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो स्पेक्ट्रम क्या होगा, एब्सॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो बेटा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते वक्त जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। और क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करके बनता है इसलिए उसका नाम होता है इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। बट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हुए जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। बट क्योंकि ऐसा करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है, इसलिए हम उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। बहरहाल, तो अगर हम एनर्जी लॉस की बात करेंगे तो लॉस का तो मतलब आप समझ गए कि रिलीज ही होगी एनर्जी। तो बोहर ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम देता है, ठीक है। और लाइन स्पेक्ट्रम कब देगा, जब वो एक्साइटेड से
कहाँ मूव करेगा, ग्राउंड स्टेट पर मूव करेगा, तभी वो एनर्जी रिलीज करेगा, तभी वो एनर्जी लॉस करेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस करेगा, वरना वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। तो जरा डिफरेंस समझ लें। रदरफोर्ड ने क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो मुसलसल वो अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है और एक टाइम आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, यानी हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है, तो ही एनर्जी लॉस करता है, हर वक्त एनर्जी लॉस नहीं करता। यहां तक बात क्लियर हो गई। लेकिन लेकिन बोहर ने एक और बात बोली। बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, और इन्होंने क्योंकि सिर्फ ऑर्बिट की बात की, ना तो इसने ऑर्बिटल्स की बात की, ना इन्होंने सब ऑर्बिटल्स की बात की, इन्होंने किसी चीज की बात नहीं की, ना इन्होंने इलेक्ट्रॉन के शेल में ऑर्बिटल्स के एक्सिस की बात की कि वो ऑर्बिटल कहाँ लगा हुआ है, एक्स एक्सिस पे लगा हुआ है, वाई एक्सिस पे लगा हुआ है या जेड एक्सिस पे लगा हुआ है। इन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की, यानी इन्होंने बात जरूर की लेकिन इन्होंने बात की इनकम्प्लीट। अब इनकी बात को कंप्लीट करने के लिए नए साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था श्रोडिंजर। तो अब हम श्रोडिंजर का मॉडल पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हम अपने अगले मॉडल की तरफ चलते हैं और अगले मॉडल का हमारा नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये हमारा चौथा मॉडल है, ठीक है, और सबसे एडवांस मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो बेटा ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो दिया था श्रोडिंजर ने। किसने दिया था? श्रोडिंजर ने। ठीक है, इसमें कुछ अल्फाबेट साइलेंट हैं। अब ये दिया कब था? ये दिया था 1926 के अंदर, ठीक है। और इसने बोहर्स की कुछ पॉस्टुलेट्स थे उनको करेक्ट किया था। बोहर्स की बहुत सारी गलतियां थी, जैसे बोहर ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर रखता है, लेकिन इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये भी पता लगा कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी रखता है, ठीक है। इसकी एक कंट्रीब्यूशन तो ये है कि पहले हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर रखता है, ठीक है। इस बात को तो बोहर थ्योरी मानती थी, इस बात को बोहर थ्योरी मानती थी। और ये बात हमें बताई किसने थी कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर रखता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर रखता है, ये बात दो साइंटिस्ट ने मिलकर बताई थी, जिनमें से एक का नाम था जे थॉमसन और दूसरे का नाम था मिलिकन। तो इन दोनों ने मिलकर हमें ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर रखता है, और इस बात से बोहर भी आगत है। लेकिन बोहर ने ये नहीं बताया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर भी रखता है। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर होने का पता हमें कब लगा? जब हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमें इसकी वेव नेचर को भी एक्सप्लेन करके देता है, ठीक है। और वेव नेचर पर बाकी का काम किसने किया? बाकी का काम दो साइंटिस्ट ने किया, जिनमें से एक का नाम था डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली का नाम आपने फिजिक्स में सुना होगा, ठीक है। और इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी इस बात को प्रूव किया था, जो कि हैं डेविसन जर्मर, ठीक है। बात क्लियर हो गई। जब तुम बोहर की बात करोगे, मैं यहां लिख देता हूं, बोहर के पॉस्टुलेट में लिख देता हूं कि बोहर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नेचर का होता है। कौन सी नेचर का होता है? सिर्फ पार्टिकल नेचर का होता है। जबकि जबकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या तुमसे कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है मुन्ने, वो दोनों नेचर का होता है। वो पार्टिकल नेचर का भी होता है और वो वेव नेचर का भी होता है। तो जो पार्टिकल नेचर थी वो किसने डिफाइन की थी? जे थॉमसन ने। जो पार्टिकल नेचर थी वो किसने डिफाइन की थी? जे थॉमसन ने और मिलिकन ने। और जो वेव नेचर थी वो किसने डिफाइन की थी? डी ब्रोगली और डेविसन जर्मर ने। प्यारे बच्चों, एक बात हमें कंफर्म हो गई कि बोहर्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नेचर का था, लेकिन श्रोडिंजर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का भी है और वेव नंबर का भी है, वेव नेचर का भी है।
अच्छा एक और बहुत अच्छा पॉइंट तुम्हें याद रखना है, वो ये है कि बेटा जो बोहर की थ्योरी थी ना, उसमें हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सुना है आपने ये वर्ड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, ये वॉयलेट हो रहा था, यानी हम इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में यानी श्रोडिंगर के पॉस्टुलेट के अंदर हम किसको फॉलो करते हैं, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। अब हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है भाई, देखें अब ये एक पूरी लंबी एक्सप्लेनेशन है, और फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर है बेटा क्वांटम फिजिक्स के नाम से, फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, क्वांटम फिजिक्स। उस क्वांटम फिजिक्स के चैप्टर में आप इस चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, अच्छा वैसे मैं आपको बस समराइज फॉर्म में बता देता हूं। हेजनबर्ग ये कहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन की लोकेशन एक ही वक्त में मालूम नहीं कर सकते। क्या बोला इन्होंने, आप इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और आप इलेक्ट्रॉन की लोकेशन एक ही वक्त में फाइंड आउट नहीं कर सकते। बारह खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपको डिफरेंस समझ आ गया। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि बोहर थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नेचर रखता है, जबकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी रखता है, जिसमें उसको सपोर्ट किसने किया था, डी ब्रुगली ने। एक बात हो गई। दूसरी बात हमने पढ़ा कि बोहर जो है वो हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, जबकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो कि श्रोडिंगर ने दिया था वो ये कहता है कि हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट, और वो हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यानी कि श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी, और उस इक्वेशन को हम कहते हैं वेव इक्वेशन। ठीक है, अब ये वेव इक्वेशन आपको क्या बताती है, ठीक है, ये वेव इक्वेशन आपको ये बताती है कि एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन है किस जगह पे, और उस इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स हैं वो कैसे मूव कर रही हैं एज टाइम पासेस। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उन वेव्स के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, और एग्जैक्टली वो इलेक्ट्रॉन है कहां। अच्छा, अब ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, वेव इक्वेशन, और ये जगह जगह जो आ रहा है पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, ये हमारे बस सिलेबस में जगह जगह इसके नाम लिखे हुए हैं, इसकी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारे लिए भी इसकी इतनी एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है। तो जो चीज हमें जितनी पढ़नी चाहिए वो चीज मैं आपको उतनी ही पढ़ा रहा हूँ। तो बस वेव इक्वेशन में आपने इतनी बात याद रखनी है कि वेयर एन इलेक्ट्रॉन प्रोबेबली इज, कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन है वो है कहां, एंड हाउ इट्स वेव मूव विद टाइम, और कैसे उसकी वेव मूव कर रही है टाइम के साथ साथ। ठीक है, बस इतनी बात, और तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो असल में इसका जो पर्पस था वो क्या था, कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकें। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यानी जो श्रोडिंगर ने मॉडल दिया है, उसका असल पर्पस क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट बात जान सकें। और मैं आपको बताता हूं कि इसने ये भी कहा था कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते रहोगे, क्या, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते रहोगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन द शेल एंड न्यूक्लियस बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाते रहोगे, वैसे वैसे एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती रहेगी। ठीक है, वो ये कहता है कि जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाते रहोगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती रहेगी मुन्ने, कम होती रहेगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाते रहोगे, वैसे वैसे वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा। अब आप इस बात को समझें, मान लें ये पहला ये न्यूक्लियस है,
और न्यूक्लियस के बाद ये पहला शेल है, ये न्यूक्लियस के बाद दूसरा शेल है। तो आप एक बात नोट कर रहे हैं, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे देख रहे हैं वॉल्यूम कितना हो रहा है। तो जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाते रहोगे वैसे वैसे शेल बड़ा होता रहेगा, शेल बड़ा होता रहेगा उसका वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर है कि डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी एंड वॉल्यूम बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो दोबारा से समझते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी रखता है, वेव नेचर भी रखता है। इन्होंने वेव इक्वेशन दी जो कि एक्चुअली ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कहाँ है, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो उसकी वेव्स कैसे मूव कर रही हैं, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। अच्छा बहरहाल, इन्होंने मल्टी सिस्टम पे तो काम किया था, बट ये बहुत अच्छा मल्टी सिस्टम पे काम नहीं कर पाए थे। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा काम तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे किया था, यानी इट्स सिंपली वी कैन से नाइसली फॉर सिंपल हाइड्रोजन। इनका काम हाइड्रोजन पर तो बहुत अच्छा था, बट नॉट अप टू द मार्क। बट वो इतना अच्छा नहीं था किसके लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा एटम जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, ये आसान अल्फाजों में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। बट बोहर ने तो टोटल काम ही सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे किया था। वो जब आप फिजिक्स के अंदर जाके एटॉमिक फिजिक्स के चैप्टर में आप जब बोहर थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे क्लियर होंगी। ठीक है, तो इनका भी काम बहुत ज्यादा तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम पे ही था, लेकिन इन्होंने मल्टी सिस्टम पे भी काम किया था, बट इतना अच्छा ये काम नहीं कर पाए थे। फिर भी मैं कहूंगा कि इन्होंने बहुत सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश की। अच्छा, अब तुम एक और बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या इफेक्ट है, इस इफेक्ट को बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया, जबकि इस इफेक्ट को श्रोडिंगर ने एक्सप्लेन किया। समझ रहे हो, इस इफेक्ट को श्रोडिंगर ने एक्सप्लेन किया। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं जो कि एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, इस बात को याद रखना। ठीक है, वो अगर तुमसे कहता है द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। इस बात को याद रखिएगा, लाजमी याद रखिएगा कि जैसे ही एक स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है तो वो स्पेक्ट्रल लाइन टूट जाती है। अब स्पेक्ट्रल लाइन क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन क्या है, तुम एक्साइटेड स्टेट से कहां जा रहे हो, ग्राउंड स्टेट पे जा रहे हो। अब जब तुम ऐसा करोगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी ना, इस एनर्जी के रिलीज होने को हम स्पेक्ट्रल लाइन कह रहे हैं आसान अल्फाजों में। ठीक है, तो इस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। क्या बनेगी, स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, इस बात को समझिएगा। अच्छा, अब स्टार्क ने क्या बताया कि जैसे ही तुम इस स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो ये स्पेक्ट्रल लाइन टूट जाएगी। अब क्यों टूटेगी, सुने जरा इस बात को। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है ना मुन्ने, ये बनती है शेल की वजह से। किसकी वजह से बनती है, शेल की वजह से। बट हमें तो ये भी पता है कि यार शेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, एस पी डी एफ। अब मान लें कि अगर चौथा शेल है तो चौथे शेल की जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी उसमें तो एस ऑर्बिटल भी निकलेगा, पी भी निकलेगा, डी भी निकलेगा, एफ भी निकलेगा। इसका मतलब वो टूटेगा ना, टूटेगा ना भाई। फर्स्ट शेल में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, सेकंड शेल में एस ऑर्बिटल भी होता है, पी ऑर्बिटल भी होता है, थर्ड शेल में एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल तीन होते हैं, फोर्थ शेल में एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ये सारे के सारे होते हैं। तो यार अगर आप देखो चौथे शेल का जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो तो चार स्पेक्ट्रल लाइंस में टूटेगी, जिन्हें हम सब स्पेक्ट्रल लाइंस बोलेंगे, क्योंकि शेल के अंदर भी कोई है जिन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, एसपीडीएफ।
ठीक है। इसी तरह से तीसरे शेल की जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो सिर्फ 3 स्पेक्ट्रल लाइंस में ब्रेक होगी, एक एस के लिए, एक पी के लिए, एक डी के लिए। जो सेकंड शेल की होगी वो एस और पी में ब्रेक होगी। तो क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर भी चीजें हैं, यानी सब स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, और वो कब बनती हैं, जब तुम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो। तो स्टार्क ने ये बताया, स्टार्क एक साइंटिस्ट का नाम है, स्टार्क ने ये बताया कि जब भी किसी स्पेक्ट्रल लाइन को, स्पेक्ट्रल लाइन क्या है, ये वो एनर्जी है जो कि रिलीज हो रही है जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है। तो वो जो एनर्जी का स्पेक्ट्रम है वो टूटेगा अलग अलग लाइंस के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं सब स्पेक्ट्रल लाइंस। क्यों टूटेगा? क्योंकि भाई शेल के अंदर मजीद चीजें जिन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, एसपीडीएफ। सही है। इस इफेक्ट को बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया, इस इफेक्ट को स्टार्क ने दिया, और इसे सपोर्ट करते हैं श्रोडिंगर। इसी तरह से एक और बात तुम्हें मैं बताता हूं। अच्छा देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये केमिस्ट्री की रूटीन से बिल्कुल ही हट करे। कहां तुम केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते हो और कहां केमिस्ट्री में इतनी खतरनाक खतरनाक थ्योरीज आ गई। तो ऐसा नहीं ये चैप्टर तुम्हें फौरन क्लियर हो जाएगा। भाई ये चैप्टर तुम्हें फौरन क्लियर नहीं हो, ये चैप्टर टीचर्स को क्लियर नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। टाइम लगता है इस चैप्टर को क्लियर करने में। ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर तुम उस स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड दो और वो स्पेक्ट्रल लाइन टूट जाए, तो पता है तुम उसे क्या कहते हो? जीमेन इफेक्ट। क्या कहते हो? जीमेन इफेक्ट। क्योंकि इस पर सारा काम जीमेन ने किया था, इस पर सारा काम जीमेन ने किया था। अच्छा, एक बात ये हो गई। अब तुम बोलोगे यार इलेक्ट्रिक फील्ड में टूट रहा था, अब मैग्नेटिक फील्ड में भी टूट रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्यों टूट रहा है? क्योंकि भाई अगर तुम्हारे पास पी ऑर्बिटल है तो सिर्फ पी थोड़ी है, वो तो पी भी है, यानी पी एक्स भी है, पी वाई भी है, पी जेड भी है। इसी तरह तुम्हारे पास जो डी ऑर्बिटल आ रहा था टूट के, अब डी तो 5 तरह के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो कई सारी तरह के हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भी घूमते हैं। तो सिर्फ इतनी बात कर देना पूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा तो स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज हो जाएगी। बोहर ने तो बस सिर्फ इतनी बात कर दी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी को एमिट कर देगा और उसकी वजह से लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। लेकिन ये बात इनफ नहीं है, आपको ये भी बताना पड़ेगा वो कहां से कहां तक आ रहा है, आपको ये भी बताना पड़ेगा वो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस में टूट रहा है, आपको ये भी बताना पड़ेगा वो कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो रोटेट कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। दोबारा समझाता हूं, आपको ये भी बताना पड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर है, पहले शेल में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, कौन से शेल में। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो एस ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में, एफ ऑर्बिटल में। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर वो पी में है तो पी एक्स में है, पी वाई में है या पी जेड में है। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है। तो जब स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टूटेगी तो आपको यह बात समझ आएगी कि वो कौन से ऑर्बिटल में है, यानी एस पी डी एफ के बारे में आपको पता लगेगा। और जब आप मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो आपको ये पता लगेगा वो कौन से एक्सिस पर है, यानी एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है या जेड एक्सिस पर है। और आपको ये भी पता लगेगा कि वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों के बारे में बोहर्स ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इन सब पर जितना भी काम किया है वो श्रोडिंगर के थ्रू हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड स्टार्क ने मदद दी है और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जीमेन ने मदद दी है। ये जो स्टार्क इफेक्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात पास्ट पेपर में आई हुई है। तो सोचो अगर स्टार्क इफेक्ट पूछा हुआ है तो जीमेन इफेक्ट भी तो पूछ सकता है ना। तो इस बात को बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा अपने लिए। आगे बढ़ते हैं। अब इन इतनी सारी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या करा, हमने क्वांटम नंबर्स लॉन्च कर दिए। हमने क्या लॉन्च कर दिए? क्वांटम नंबर।
जो कि आपको एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पक्की इंफॉर्मेशन देंगे कि इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के अंदर है, इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस पर है, इलेक्ट्रॉन किस रोटेशन पर है। ये क्वांटम नंबर आपको एक एक बात बता देंगे। तो क्वांटम नंबर असल में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी हम ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि नंबर्स दैट टेल अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसे नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स तो कई सारी तरह के होते हैं, क्या बेटा, क्वांटम नंबर्स तो कई सारी तरह के, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जैसे स्पिन क्वांटम नंबर। एक एक करके सारे के सारे क्वांटम नंबर को अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चले भाई मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सबसे पहला क्वांटम नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो। अच्छा बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप किससे शो करते हैं? आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, स्मॉल एन से। सबसे पहली बात तुम्हें याद रखनी है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को तुम क्या कहते हो, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्यार से हम क्या क्या कह सकते हैं। तो बेटा हम इसे कहते हैं बोहर ऑर्बिट नंबर, क्योंकि बोहर ने बस सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही काम किया था और किसी क्वांटम नंबर पे काम नहीं किया था। यानी बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन के बारे में बस एक ही इंफॉर्मेशन थी, ऑर्बिट की, दैट्स इट, यानी पहले क्वांटम नंबर की। जबकि श्रोडिंगर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन के बारे में चार तरह की इंफॉर्मेशन हमें पता लगी, जो कि पूरे चारों क्वांटम नंबर्स को कवर करता है। इसके अलावा आप इसे क्या कहते हैं, शेल नंबर, और आप इसे क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। सही है मुन्ने, ये तो उसके अदर नेम हो गए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर मैं आपको रेंज बताऊं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम से कम वन हो सकता है, ये जीरो नहीं होता, याद रखिएगा। तो कम से कम वन हो सकता है, इससे आपको क्या पता लगा कि इट्स ऑलवेज नॉन जीरो, नॉन जीरो। ठीक है, ये वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स हो सकता है, सेवन हो सकता है। नेचुरली तो इतने ही होते हैं, बट करते 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 आप इसे इंफिनिटी तक भी लेके जा सकते हो। कहां तक लेके जा सकते हो आप इसे, इंफिनिटी तक। इंफिनिटी का मतलब क्या है, इंफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऐसी जगह पर है जहां पर न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकता। समझ आई बात? जैसे अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं, ये न्यूक्लियस है, अभी इलेक्ट्रॉन यहां है, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसको भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर सकता है, बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इतनी दूर है कि न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव पावर से बाहर है। तो तुम इसे कहोगे इट्स इंफिनिटी, ये इंफिनिटी पर है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अप्लाई नहीं हो रही तो तुम उसे कहोगे कि वो इंफिनिटी पर है। यहां तक तो बात क्लियर होगी। अब तुमने क्या याद रखना है बेटा, कि ये जो एन है, एन असल में बेसिकली डिफाइन करता है नंबर ऑफ शेल को। इसको डिफाइन करता है नंबर ऑफ शेल को। तो ये जो वन लिखा हुआ है इसका मतलब इसके पास एक शेल है। ठीक है, टू लिखा हुआ है इसका मतलब दो शेल है, तीन है, चार है, पांच है। तो याद रखिएगा अगर एन की वैल्यू वन है तो इसको हम कहते हैं के शेल। पहले शेल का नाम क्या है, के शेल। अगर एन की वैल्यू टू है तो उसे हम कहते हैं एल शेल। इसी तरह से अगर एन की वैल्यू थ्री है तो आप उसे क्या कहते हैं, एम शेल। और अगर एन की वैल्यू फोर है तो आप उसे क्या कहते हैं, एन शेल। इसी तरह से अगर एन की वैल्यू फाइव है तो आप उसे क्या कहते हैं, ओ शेल। अगर एन की वैल्यू सिक्स है तो फिर आप उसे क्या बोलेंगे, पी शेल। और अगर एन की वैल्यू सेवन है तो आप उसे क्या बोलेंगे, क्यू शेल। राइट, सिंपल सी बात है, इतना मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, तो ये बात तो आपको समझ आ गई। अब
एक चीज एमसीक्यूज में आ सकती है, वो क्या? एक तो यही आ सकती है कि अगर एन की वैल्यू 3 है तो शेल कौन सा होगा, तो आंसर इज एम शेल, एम शेल या एम ऑर्बिट, ठीक है। बट एक बहुत खास बात वो तुमसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि यार अगर अगर तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी ऑर्बिट में निकालने हो, ऑर्बिट का मतलब शेल में, या आप उसे कह लें एनर्जी लेवल, तो किसी भी शेल में, किसी भी एनर्जी लेवल में या ऑर्बिट में, ये तीनों एक ही मतलब है इन तीनों बातों के ना। तो किसी भी शेल में, किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर अगर तुम्हें ये देखना हो कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो तुम इसे कैसे देखोगे? तो बेटा याद रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज एन स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? एन स्क्वायर। अब मैं तुम्हें ये फॉर्मूला अप्लाई करा करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एन की वैल्यू 1 है तो इट्स के शेल। अब जरा तुम ऑर्बिटल्स निकालो, ठीक है। अगर तुम इसमें ऑर्बिटल्स निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? एन स्क्वायर। जरा एन स्क्वायर को आगे लेके चलो, एन में क्या पुट करोगे? 1, क्योंकि पहला शेल है, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसका मतलब पहले शेल में यानी कि के शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है। सिर्फ कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? एक ऑर्बिटल होता है, और उस ऑर्बिटल का नाम क्या है? एस ऑर्बिटल। उस ऑर्बिटल का नाम क्या है? एस ऑर्बिटल। इसी तरह से अगर तुम ये देखना चाहते हो कि दूसरे शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, तो दूसरे शेल को क्या कहते हैं? एल शेल कहते हैं। अब तुम फॉर्मूला अप्लाई करो जरा, एन स्क्वायर। अब एन में क्या पुट करोगे? हम्म एन में क्या पुट करोगे भाई? 2 पुट करोगे। और जब तुम एन में 2 पुट करोगे, तो अब मुझे जरा बताओ जल्दी से देख के कि अगर एन में 2 पुट करोगे तो बेटा अब तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा? अब तुम्हारे पास आंसर आएगा 4 ऑर्बिटल्स। यानी अब तुम्हारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, कैसे? ऐसे कि एक तुम्हारे पास होगा एस ऑर्बिटल, और 3 तुम्हारे पास होंगे पी ऑर्बिटल। कौन कौन से? पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, और पी जेड ऑर्बिटल। समझे इस बात को? तो पहले तो तुम ये देख लो कि बेटा ये ऑर्बिटल्स होते कितनी तरह के ना। तो यहां तक पहले मैं तुम्हें ये बात समझा दूं, वरना तुम कंफ्यूज होगे। तो बेटा एक तो कंडीशन है एस ऑर्बिटल। अगर तुम एस ऑर्बिटल की फुल फॉर्म देखो तो इट्स शार्प ऑर्बिटल। इसे हम क्या कहते हैं? शार्प ऑर्बिटल। अच्छा, अब अगर तुम इसके शेप की बात करते हो कि भाई इसका शेप कैसा होता है, तो बेटा इसका जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल इज लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेटा? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सही है। हमेशा याद रखिएगा कि नए ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अच्छा बेटा, इससे कोई भी मजीद ऑर्बिटल नहीं निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब तुम आ जाओ, क्योंकि दो दो के पेयर निकलते हैं, इसमें तो हैं ही टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, तो मजीद पेयर नहीं निकलेंगे। पी ऑर्बिटल की फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल ऑर्बिटल। क्या फुल फॉर्म होती है? प्रिंसिपल ऑर्बिटल। अच्छा, अब अगर प्रिंसिपल ऑर्बिटल का तुमसे शेप पूछे तो बेटा प्रिंसिपल ऑर्बिटल का शेप क्या होगा? डम बेल। इट्स लाइक दिस। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या ये आगे जाके स्प्लिट होगा? यस। इसमें से 3 पेयर्स निकलेंगे ना। पेयर का मतलब दो दो के कपल्स, तो इसमें दो दो के 3 कपल्स निकलेंगे। अब उन कपल्स के नाम क्या होंगे? उन कपल्स के नाम होंगे पी एक्स, उन कपल्स का नाम होगा पी वाई, और पी जेड, ठीक है। इसी तरह से अगर तुम डी ऑर्बिटल की बात करते हो, तो बेटा डी ऑर्बिटल को हम कहते हैं डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल के अगर तुम शेप की बात करोगे तो बेटा डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डबल डम्बेल। कैसा होता है? डबल डम्बेल। अच्छा, आप इसे डबल डम्बेल भी कह सकते हो,
आप इसे कह सकते हो कॉलीफ्लावर, और एक जगह बुक में मेंशन है इट्स लाइक सॉसेज। ठीक है, कॉलीफ्लावर तो फूल गोभी को कहते हैं, और सॉसेज आपने देखा है, सॉसेज, सॉसेज का मतलब होता है कबाब, लाइक सॉसेज में, ठीक है, हॉट डॉग हो गया, इसके अलावा सीख कबाब हो गए। तो इस तरह का जो शेप है ना, उसे हम कहते हैं सॉसेज शेप। चले, अच्छा, अभी कितनी तरह का हो सकता है, ये कितनी तरह का हो सकता है, इसको जरा देखिएगा। बेटा इसमें से कितने पेयर निकल सकते हैं, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो बेटा इसमें होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या इसमें से पेयर निकल सकते हैं? यस, इसमें से 5 पेयर निकल सकते हैं। अब उन पेयर के नाम क्या है, ये भी याद रखना है तुम्हें। उन पेयर के नाम क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बस ऑर्बिटल्स के नाम है, और डी जेड स्क्वायर। इसी तरह से एक और ऑर्बिटल है जिसे हम कहते हैं एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की मुन्ने फुल फॉर्म है फंडामेंटल ऑर्बिटल। क्या फुल फॉर्म है? फंडामेंटल ऑर्बिटल। अच्छा, फंडामेंटल ऑर्बिटल की शेप क्या होगी बेटा? अच्छा, अब कुछ जगहों पे तो लिखा है कि ये डिस्कवरी नहीं हुई, कुछ जगहों पे लिखा हुआ है इसका शेप कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ जगहों पे लिखा हुआ है इसका जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स है। बट मैं तुम्हें बता देता हूँ इसका शेप कैसा होता है। इसका शेप होता है ऑक्टा लॉब्यूलर। कैसा होता है? ऑक्टा लॉब्यूलर। अच्छा, जो डी ऑर्बिटल था बेटा उसका शेप कैसा था? इसका शेप है डबल डंबल। कैसा है? डबल डंबल। ठीक है, जबकि एफ ऑर्बिटल का जो शेप है वो कैसा है? एफ ऑर्बिटल का शेप है ऑक्टा लॉब्यूलर। ठीक है, ऑक्टा लॉब्यूलर, वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना? हाँ, अब तुम्हें ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेटा इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या इसके पेयर्स निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, दो दो के पेयर निकलते हैं। तो 14 है तो कितने पेयर्स निकल सकते हैं बेटा? 7। बट इन पेयर्स के नाम क्या है ये अभी तक कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो इसके नाम हमें नहीं पता। तो हमारे पास एक नया ऑर्बिटल भी आ चुका है अब, जिसे हम कहते हैं जी ऑर्बिटल, यानी कि जियोमेट्रिक ऑर्बिटल। बट ज्योमेट्रिक ऑर्बिटल की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, उसका शेप क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसकी कोई भी डिटेल ऐसे खास अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अभी रिसर्च पेपर्स तक महदूद है। बहरहाल, तो आपसे मेरी इतनी बात हो रही थी कि अगर आपने किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को निकालना है तो फिर आप किस फॉर्मूले से निकाल सकते थे? n की पावर 2 से। ठीक है, तो हमने फर्स्ट शेल के लिए तो ये काम कर लिया था, हमने सेकंड शेल के लिए भी ये काम कर लिया था। अब हम जा रहे थे थर्ड शेल की तरफ। किसकी तरफ? थर्ड शेल की तरफ। तो बेटा देखिए कि अगर थर्ड शेल है, मींस के n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू अगर 3 होती है तो वो कौन सा शेल होता है? पहले को k कहते हैं, दूसरे को l कहते हैं, तीसरे को m कहेंगे, तो इट्स m शेल। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे ये बात पता लगाने के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज एन स्क्वायर। और अब आप एन में क्या पुट करेंगे? 3। तो 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है। ठीक है, तो 9 ऑर्बिटल्स होंगे इसमें। अब उन ऑर्बिटल्स के क्या नाम होंगे, जरा इसको भी देखिए। तो सबसे पहला ऑर्बिटल होगा s, फिर होगा px, फिर होगा py, और फिर होगा pz। आपको पता है s बस एक ही तरह का होता है, p जो है वो 3 तरह के होते हैं, d जो है वो 5 तरह के होते हैं। तो d xy, d yz, d zx, d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और d z स्क्वायर। क्या 9 ऑर्बिटल हो गए? बिल्कुल हो गए। गिने, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, तो टोटल 9 ऑर्बिटल्स हो गए। इसी तरह से बेटा अगर हम चौथे ऑर्बिटल के लिए बात करें तो n की वैल्यू 4 होगी, और कौन सा शेल होगा? n शेल होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? n स्क्वायर। अब n में क्या रखोगे? 4 रखोगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे मुन्ने? 16 ऑर्बिटल्स आएंगे, राइट? 16 ऑर्बिटल्स आएंगे। अब ये 16 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे? हाँ, एक होगा s, 3 होंगे p के, इसी तरह से बेटा 5 ऑर्बिटल्स होंगे डी के, और 7 ऑर्बिटल्स होंगे किसके? एफ के।
ठीक है, अब जरा काउंट करें, एक एस का 3 पी के 4, 5 डी के 9 और 7 एफ के, तो टोटल कितने हो गए? 16 ऑर्बिटल्स हो गए। यहां तक बात क्लियर हुई बच्चों? चलो बच्चों, सिमिलर इसी तरह से वो एक बात तुमसे और पूछ सकता है। क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ, पहले तुमसे क्या पूछ रहा था? ऑर्बिटल्स। अब वो तुमसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। तो बेटा ये काम करने के लिए भी तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है। ऑर्बिटल्स के लिए क्या फॉर्मूला था? एन स्क्वायर। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो 2n² है। तो 2n² के फॉर्मूले से आप ये बता सकते हो कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जरा पहले शेल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को निकालूं, यानी के शेल की अगर मैं बात करूं, तो बेटा के शेल के अंदर एन की वैल्यू क्या होगी? 1। और फॉर्मूला क्या है? 2n²। 2n² का मतलब हो गया एन की जगह पे 1 पुट कर दूं, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। और 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 2। यानी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह से दूसरा शेल कौन सा है? एल शेल। और एल शेल में एन की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। फॉर्मूला क्या है? 2n²। अब एन की जगह पे क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4 होता है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। और फिर वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया? 8। यानी दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर कौन है? एम शेल है, और एन की वैल्यू कितनी है? 3। अब फॉर्मूला क्या है? वही 2n²। अब क्या करोगे? एन की जगह पे 3 पुट करोगे, तो बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। यानी तीसरे शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर आगे बढ़ो, एन शेल। एन शेल का मतलब एन की वैल्यू 4 होगी। फॉर्मूला क्या है? 2n²। एन में क्या पुट करोगे? 4। तो बेटा 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो जब 2 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखिएगा, किसी भी शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए फॉर्मूला पूछ सकता है, किसी भी शेल के ऑर्बिटल्स पूछ सकता है, ऑर्बिटल्स मालूम करने के लिए वो तुमसे जो है वो ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ऑर्बिटल्स भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बट याद रखिएगा कि आपके पास जो ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला है, क्या है? ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या है? n²। और इलेक्ट्रॉन के लिए तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? 2n²। बेटा ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ कब काम करते हैं? जब n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक हो। ये एप्लीकेबल नहीं है n5, n6, n7 और इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, यहां पर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया? एंड हो गया। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू आपको क्या बात पता लगी कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है? क्या पता लगा? इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर है। और अगर तुम्हें ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर है, तो तुम्हें ये भी तो पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या है ना। तो समरी क्या हुई कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तुम्हें क्या पता लगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तुम्हें पता लग गया कि भाई वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट यानी शेल यानी एनर्जी लेवल में है। एक बात, अगर तुम्हें एनर्जी लेवल का पता लग गया तो तुम्हें जाहिर है ये भी पता लग जाएगा कि साइज ऑफ ऑर्बिट क्या है। क्योंकि पहले ऑर्बिट का साइज कम होता है, दूसरे ऑर्बिट का साइज बड़ा होता है, तीसरे ऑर्बिट का साइज और बड़ा होता है। तो जाहिर है अगर एन की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब ऑर्बिट का साइज छोटा है, अगर एन की वैल्यू 7 है तो ऑर्बिट का साइज बहुत बड़ा है। इसी तरह से तुम्हें उस ऑर्बिट की एनर्जी पता लग जाएगी। अगर उस ऑर्बिट की एनर्जी पता लग जाएगी तो अल्टीमेटली तुम्हें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता लग जाएगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना करीब होता है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। यानी अगर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है, तो बेटा पहले शेल की एनर्जी सबसे कम होगी, सपोज 5 जूल, दूसरे की 10 जूल, तीसरे की 15 जूल। तो अगर तुम्हें नंबर ऑफ शेल पता लग गए तो तुम्हें जाहिर ये भी पता लग जाएगा कि उस इलेक्ट्रॉन की या उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है। ठीक है, तो ये वो सारी बातें थी जो कि तुम्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू पता लग सकती थी, और मैंने हर एक एक बात को क्लियर करने की कोशिश की है। अब हम शुरू करेंगे अपना अगला क्वांटम नंबर, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, सेकंड क्वांटम नंबर दैट इज एजीम्यूथल
म्यूथल क्वांटम नंबर। चलें, अच्छा एजी म्यूथल क्वांटम नंबर को बेटा तुम किससे शो करते हो? एल से शो करते हो। तो बच्चों हम दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ जा रहे हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसे प्यार से क्या कहते हैं। तो बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम प्यार से सब्सिडरी और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसके दो नाम और हैं, तो इन दोनों नामों को तुम्हें अच्छे से याद करना है, इन दोनों नामों से भी वो तुम्हें क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, एक बात। अच्छा, वहां पर आपको किस चीज का पता लग रहा था? शेल का। बट यहां पर आपको किसका पता लगेगा? हम्म, यहां पर आपको किस चीज का पता लगेगा? तो बेटा यहां पर आपको ऑर्बिटल का पता लगेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ना, पता है क्या एक कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें समझाता हूं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सब शेल और सब ऑर्बिट, तुम जरा इसको समझने की कोशिश करना, जरा इस कॉन्सेप्ट को ना। वो कहते हैं कि जैसे अब पी है ना भाई, पी पी, तो पी कौन है? सब शेल है या सब ऑर्बिट है? जबकि पी एक्स, पी वाई और पी जेड ये कौन है? ये ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, यानी अगर मैं तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझाऊं बहुत तमीज से, तो चलो ये कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए। तो शेल्स या ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स, ये कौन होते हैं? ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन है, वो शायद इसके बाद तुम्हारी दूर हो जाए। ये कौन है? ये कौन कौन होते हैं? इसकी एग्जाम्पल है के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ऐसे ही है? अच्छा, फिर सर, सब ऑर्बिट्स की एग्जाम्पल क्या है? सर सब शेल्स की एग्जाम्पल क्या है? सर सब एनर्जी लेवल्स की एग्जाम्पल क्या है? ये जिंदगी में तुम्हें आखिरी मौका मिला है अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, उसके बाद तुम जब यूनिवर्सिटी जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा कभी क्लियर नहीं होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, वहां पर तुम सिर्फ एडवांस चीजें पढ़ोगे और ये बेसिक तुम्हारी कमजोर की कमजोर रह जाएगी। अच्छा, ये कौन है? एस, पी, डी, एफ, और जब जी डिस्कवर हो जाएगा तो जी भी। अच्छा सर, फिर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? तो बेटा ऑर्बिटल्स फिर ये होते हैं एस, क्योंकि एस को तो मजीद तोड़ नहीं सकते ना, तो एस ही सब ऑर्बिट भी है और एस ही ऑर्बिटल भी है। बट अगर आप बाकी चीजों की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे पास अगर पी है, तो फिर पी में से ऑर्बिटल्स निकलेंगे कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी में से भी निकलेंगे कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और इस तरह से एफ की भी होंगे, बट एफ के नाम हमें क्लियर नहीं है। सही है, तो जरा ये सारी चीजें समझ लेना। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एक्चुअली तुम्हें क्या बता रहा है? एसपीडीएफ के बारे में बता रहा है। ठीक, तो हमारे सिलेबस में अक्सर जगह पे सब ऑर्बिटल्स को ऑर्बिटल लिखा हुआ है, जबकि लिखना नहीं चाहिए। हमें जाहिर चीजों को क्या लिखना चाहिए? जो चीजें हैं। बट जगह 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 ये मिसिंग है। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पे हमें लिखना चाहिए सेकेंडरी ओओसाइट, बट हम लिखते हैं एग, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ठीक है, बट जाहिर है हमें इसी कंफ्यूजन के साथ साथ चलना है। चलें, तो अब ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है तुम्हें असल में किसके बारे में बताएगा? ये तुम्हें बताएगा सब ऑर्बिट्स के बारे में। अब सब ऑर्बिट्स के बारे में अगर तुम्हें ये बता रहा है, यानी तुम्हें ये बता रहा है वो एस है, वो पी है, वो डी है या एफ है। अब जाहिर है इसकी कोई ना कोई रेंज भी तो होगी, है ना? इसकी कोई ना कोई रेंज भी होगी। तो बेटा इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 0 से लेके 3 तक। तो मैं लिख देता हूँ जरा जल्दी से, इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 3 तक है। अच्छा, अब कौन सी वैल्यू पर कौन सा सब ऑर्बिट होगा? तो ये भी याद रख लीजिए जल्दी से। बेटा अगर एल की वैल्यू 0 है तो याद रखिएगा ये एस ऑर्बिटल है।
इसी तरह से अगर एल की वैल्यू 1 है तो कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। अब देखिए ना, ये भी तो पी ऑर्बिटल कह रहे हैं, इनको जबकि कहना चाहिए पी सब ऑर्बिटल, सब ऑर्बिट। अगर एल की वैल्यू 2 है तो कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है। इसी तरह से अगर एल की वैल्यू 3 है तो कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, एफ ऑर्बिटल है। ठीक है। अच्छा, अब इससे तुम्हें क्या बात पता लगेगी, इससे तुम्हें ये पता लगेगा कि एक्चुअली में कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेप में रोटेट कर रहा है। जैसे वहां पे तुम्हें क्या बात पता लगी थी, एनर्जी और साइज की। अब तुम्हें क्या बात पता लगेगी कि शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग क्या है। ठीक है, क्योंकि मान लें अगर एल की वैल्यू 0 है तो वो एस ऑर्बिटल में, मतलब वो गोल गोल घूम रहा है ना। मान लो एल की वैल्यू 1 है, यानी वो पी ऑर्बिटल में, वो डैम्बेल शेप में घूम रहा है। मान लो अगर एल की वैल्यू 2 है, वो डी ऑर्बिटल में है, वो कैसे घूम रहा है, वो सब डैम्बेल ही घूम रहा है। और अगर एल की वैल्यू 3 है, वो एफ ऑर्बिटल में है, और वो कैसा घूम रहा है, वो ऑक्टालोबुलरली घूम रहा है। तो इसका मतलब अगर तुम्हें ये पता लग गया कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कौन सा है, तो तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि उसका शेप क्या है। और उसकी शेप से तुम ये आराम से बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त किस शेप में रोटेट हो रहा है या रिवॉल्व हो रहा है। अच्छा, अब तुमसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वो क्या कह रहा था, तुमसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वो ये बात कह रहा था कि यार अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। तो तुमने बोला एन स्क्वायर, जब उसने तुमसे बोला अच्छा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूं, तो यार मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूं, अरे 2n² लगा दो। इसी तरह से वो तुमसे ये भी तो पूछ सकता है कि द मैक्सिमम number of orbitals in सब ऑर्बिट। तो क्या इसके लिए भी कोई फॉर्मूला है, हाँ भाई इसके लिए भी फॉर्मूला है। क्या, 2l+1। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, 2l+1। अब सुने, जैसे कि मान लो एस ऑर्बिटल की बात करता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि एस वाले सब ऑर्बिट के अंदर मजीद कितने ऑर्बिटल्स निकलेंगे। तो तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2l+1। और हमें इतनी बात पता है कि एस ऑर्बिटल में एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो एल की जगह पे क्या पुट कर दूं, 0 पुट कर दूं। तो 2 × 0 इज 0, +1, 0+1 इज 1। ओहो, यानी एस ऑर्बिटल एक ही तरह का होता है, ये बात तुम्हें ऑलरेडी पता है। एस एक तरह का होता है, पी 3 तरह के होते हैं, डी 5 तरह के होते हैं, और एल एफ जो है वो 7 तरह का होता है। ये बात तो तुम्हें पहले ही पता है, बट अब हम उसी बात को फॉर्मूले से प्रूफ कर रहे हैं। इसी तरह से आ जाओ पी ऑर्बिटल पे। तो तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या है, 2l+1। अब तुम एल की जगह पे क्या पुट करोगे, 1। क्यों, क्योंकि बेटा पी ऑर्बिटल में एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जरा गिनिएगा, 2 × 1 = 2 + 1, तो 2+1 = 3। ओ ओ, यानी पी ऑर्बिटल में से मजीद 3 ऑर्बिटल निकलते हैं, यानी पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसी तरह से बेटा अगर मैं तुमसे बात करूं डी ऑर्बिटल की, तो क्या होगा, 2l+1। अब एल में क्या रखोगे, 2 रखोगे, क्योंकि डी ऑर्बिटल में एल की वैल्यू 2 होती है, राइट। तो बेटा 2 × 2 = 4 + 1 कितने हो गए, 5। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। पढ़ाया ना भी तो मैंने तुम्हें। एफ ऑर्बिटल पे आ जाओ, एफ ऑर्बिटल के लिए भी क्या फॉर्मूला लगाओगे, 2l+1। तो अब तुम एल की जगह पे क्या पुट करोगे, 3, है ना। ये सब बातें तो बता चुका हूं, किस ऑर्बिटल पर एल की वैल्यू क्या होती है। तो अब जब तुम इसमें निकालोगे वैल्यू, तो 2 × 3 = 6 + 1 = 7, बट इनके नाम हमें नहीं पता। इसी तरह से वो एग्जामिनर तुमसे एक और बात पूछ सकता है, वो तुमसे पूछ सकता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिट। तो तुम्हारे लिए अब जो फॉर्मूला है वो है
2 × 2l+1, पता है तुम्हें? 2 × 2l+1 भाई। और याद रखना है इस बात को, तुम्हें ये सब पहले से ही पता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात तो तुम्हें पहले से ही पता है, लेकिन क्यों ना फॉर्मूले से भी हम निकाल लें ताकि बात क्लियर हो जाए। चलें, तो हम काम कर लेते हैं सबके लिए। एस ऑर्बिटल के लिए, पी ऑर्बिटल के लिए, डी ऑर्बिटल के लिए और एफ ऑर्बिटल के लिए। चलें बेटा, देखिएगा जरा। तो फॉर्मूला इज 2l+1, फॉर्मूला इज 2 × 2l+1, फॉर्मूला इज 2 × 2l+1 and the formula is 2 × 2l+1। लगता है मैं भी गुजर गया आपके साथ साथ। तो बेटा l की जगह पे अभी क्या पुट करोगे? 0। चलें, तो 2 × 0 इज 0+1, 0 में +1 ऐड करोगे तो 1 आएगा और 2 × 1 = 2। तो बेटा एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात तो तुम्हें पहले से ही पता थी, तुम फॉर्मूले लगाने से पहले ही जवाब निकाल लेते हो भाई। तुमको यहाँ बच्ची नहीं रहे, तुम चीते हो चुके हो, चीते। चलो, अब एल में क्या पुट करोगे बेटा? 1 पुट करोगे। क्यों? पी ऑर्बिटल पर एल की वैल्यू 1 होती है, पता है ना ये बात। तो यहाँ पर एल 0 होगा, यहाँ पर एल कितना होगा? 1 होगा। बेटा यहाँ पर एल कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पर एल कितना होगा? 3 होगा। तो 2 × 1 = 2 +1, तो बेटा 2 + 1 = 3, तो 2 × 3 = 6। तो पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब तुम्हें डी का भी जवाब पता है, 10 है ना? बट कर लेते हैं सॉल्व। एल में क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे, तो 4 + 1, 4 + 1 = 5, 2 5 = 10। ओ, एल में क्या पुट करोगे? 3, 2 3 = 6 + 1, 6 + 1 = 7, 2 × 7 = 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा यहां तक मैंने तुम्हारा जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो हर तरह से क्या कर दिया? कवर कर दिया। तो बच्चों अब हम अपने अगले क्वांटम नंबर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में तुम्हें याद रखना है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम प्यार से क्या कहते हैं, ठीक है? तो बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम कहते हैं ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ठीक है? ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। तुम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे शो करते हो? एम से शो करते हो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तुम्हें बताता क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तुम्हें ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन है वो क्या है। यानी जब भी तुम किसी ऑर्बिटल को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, कौन सा इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे बेटा? जीमेन इफेक्ट आ रहा है, ठीक है? तो जब भी हम किसी ऑर्बिटल को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो ऑर्बिटल किस तरह से ओरिएंट करता है? एक्स एक्सिस पे करता है, वाई एक्सिस पे करता है या फिर जेड एक्सिस पे करता है? सही है। तो हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ स्पेस इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जीमेन इफेक्ट देने पर। चलें, तो यानी ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस पर रोटेट होगा, वो वाई एक्सिस पर रोटेट होगा या ओरिएंट होगा, और या फिर वो जेड एक्सिस पर ओरिएंट होगा। तो बच्चों इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है -L टू +L। अच्छा, अब L क्या था? L था, याद करें, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब मान लीजिए कि अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि तुम्हारे पास s ऑर्बिटल है, ठीक है, और तुमने s ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन बतानी है, तो तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है, इट्स -L टू +L, ऐसा ही है। और तुम्हें पता है कि s ऑर्बिटल में जो l की वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है? वो 0 होती है। याद है तुम्हें ये बात? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने तुम्हें बताई, s ऑर्बिटल में जो l की वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है? 0 होती है।
तो -0 से +0, अब 0 के साथ तो ना माइनस लगाते हैं ना प्लस लगाते हैं, यानी एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज 0, और वो 0 शो करेगी सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल को। अभी समझ ही नहीं आया आपको मैंने क्या किया? p ऑर्बिटल करूंगा तो शायद थोड़ा समझ आ जाए तुम्हें। फॉर्मूला क्या है? -L2 +L। अब तुम्हें इतनी बात पता है कि भाई जो p है, p पर l की वैल्यू कितनी होती है, जरा जल्दी से देखो भाई। p पर जो l की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? -L2 + L। अब तुम्हें पता है l की जगह पे तुमने 1 रखना है, तो क्या होगा? -1 0 +1। ठीक है, -1 से +1 डायरेक्ट थोड़ी हो जाएगा, -1 0 और +1। अच्छा, अब तुम्हें याद क्या रखना है कि बेटा इसमें से जो 0 है ये शो करता है pz को। किसको शो करता है? pz को। अभी जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी कुछ भी कह दो, यानी तुम इसे px भी कह सकती हो और तुम इसे py भी कह सकती हो। इसी तरह से जो पॉजिटिव है तुम इसे भी px और py कह सकते हो, यानी 0 वाला तो pz हो गया, 0 वाला तो क्या हो गया? pz हो गया। अब -1 है, तो -1 को अगर सपोज, -1 को सपोज तुम क्या कह रहे हो? px कह रहे हो, तो फिर +1 को तुम py कहोगे। इसी तरह से -1 को अगर तुम py कह रहे हो तो +1 को px कह दो। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी px और किसी को भी py कह दो, लेकिन जो 0 है, वैल्यू 0 है, वो pz की होगी। याद रखना है इस बात को हमेशा। अब आ जाएं अगले ऑर्बिटल पे, डेट इज d ऑर्बिटल। और अगर मैं तुमसे d ऑर्बिटल की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होगा? -L2 +L। अब तुम जरा इसको सॉल्व करो। -L, अब तुम्हें पता है कि d ऑर्बिटल पर बेटा जो l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। d ऑर्बिटल पर जो l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। तो क्या होगा? -2 से शुरू करेंगे, -2 -1 0 +1 और +2। अब तुम्हें पता है d ऑर्बिटल्स 5 ही तरह के होते हैं, d xy, d yz, d zx, d x² - y² और d z²। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? तो बेटा m की वैल्यू जो -2 है ना, ये किसके लिए? तो m की वैल्यू जब हम -2 लिखते हैं तो होता है d xy के लिए। m की वैल्यू जब तुम -1 लिखते हो तो वो किसके लिए होता है? d yz के लिए। इसी तरह से m की वैल्यू जो +1 होती है मुन्ने, वो तुम किसके लिए लिखते हो? d zx के लिए। और m की वैल्यू जो +2 होती है वो तुम किसके लिए लिखते हो? dx² - y² के। और मैंने तुम्हें स्पेशली बताया था जो z होता है, देखिए यहाँ भी मैंने तुम्हें क्या बताया स्पेशली, बेटा जो z होता है वो 0 पर आता है ना, तो यहाँ भी ऐसा ही है। तो d z²। क्लियर? अच्छा, z² का ना थोड़ा शेप भी चेंज है। z² का थोड़ा शेप ऐसे होता है, याद रखिएगा इस बात को। z² का थोड़ा सा ऐसा शेप है। dx² - y² का शेप नॉर्मली हम ऐसा बनाते हैं, और डी एक्स वाई का शेप हम ऐसा बनाते हैं, डी वाई जेड का भी शेप हम ऐसा बनाते हैं, और डी जेड एक्स का भी हम ऐसा बनाते हैं। ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर तुम एफ ऑर्बिटल की बात करते हो, बेटा एफ ऑर्बिटल में भी क्या फॉर्मूला लगेगा? -L2 + L। और जब तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हें इतनी बात पता है कि बेटा एफ ऑर्बिटल में जो एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो क्या होती है? जल्दी बताओ चंदा। वो 3 होती है ना, 3 होती है ना भाई। हाँ, तो तुम क्या लिखोगे? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब हम इनकी डेजिग्नेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा हमें यही नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि डी के एफ के ऑर्बिटल्स के नाम क्या है। जब तुम एफ के ऑर्बिटल्स के नाम ही नहीं जानते तो तुम कैसे इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हो? तुम आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। तो अब हम अगले क्वांटम नंबर की तरफ जाएंगे, जिसे हम कह रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है? और बेटा स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एस से शो करते हैं।
तो भाई बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर तुम्हें क्या बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर तुम्हें बताता है स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है अपने एक्सिस पर, यानी कि अबाउट इट्स ओन एक्सिस। और जाहिर है इसके घूमने के स्टाइल दो ही हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा ही है प्यारे बच्चों। स्पिन क्वांटम नंबर हमें दो साइंटिस्ट ने दिए थे, इनके बारे में हमें दो साइंटिस्ट ने बताया था, जिनमें से एक का नाम है गाउड स्मिथ, ठीक है, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था ओलन। ठीक है, इसे यूलन बैक मत पढ़ दीजिएगा, इट्स ओलन। इन्होंने 1925 के अंदर हमें स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरह से स्पिन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। ठीक है, तो अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इलेक्ट्रॉन का पेयर का मतलब उसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो बेटा उन दोनों इलेक्ट्रॉन में से जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो अलग डायरेक्शन में रोटेट होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो अलग डायरेक्शन में रोटेट होगा। अब मान लें जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है, सपोज वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो बेटा इसका जो क्लॉकवाइज घूमना है, तो क्लॉकवाइज घूमने को आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी -12। इसी तरह से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऑपोजिट घूमेगा। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर पहला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा क्लॉकवाइज घूमेगा। बार तो एंटी क्लॉकवाइज कह दें आप इसे, या फिर आप इसे कह दें काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, हम इसे काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। और अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो बेटा इसमें जो एस की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हाफ होगी। अच्छा, अब ये हाफ हाफ क्यों लिख रहा हूं मैं, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन कभी भी कंप्लीट दायरा मुकम्मल करता ही नहीं है। याद रखिएगा मेरी बात, ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब घूमते 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 जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, इसी तरह से घूमते 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 मुने जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और इधर भी इलेक्ट्रॉन है तो इधर भी कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल होने की वजह से ये वापस चला जाएगा, और ये भी वापस चला जाएगा। फिर जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, ये फिर दोबारा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और फिर एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन तो कभी भी अपना पूरा चक्कर मुकम्मल करता ही नहीं है, वो तो बस ऐसे ऐसे घूमता है ना, और इधर से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ऐसे घूमेगा। तो क्योंकि ये आधा चक्कर मुकम्मल करते हैं तो इसलिए हम इसके साथ हाफ लगाते हैं। ठीक है, अब अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेगेटिव हाफ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव हाफ। यहां तक बात याद रखिएगा मेरी। ठीक है, चलें बच्चों, यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई। अब साथ साथ एक कॉन्सेप्ट अपने साथ और ऐड कर दें, हो सकता है आपसे वो क्लॉकवाइज ना कहे, तो क्लॉकवाइज का एक और नाम है। ठीक है, क्लॉकवाइज को हम प्यार से कहते हैं स्पिन डाउन। ठीक है, तो वो तुमसे बोलेगा स्पिन डाउन में एस की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे -12। या स्पिन डाउन क्या होता है, क्लॉकवाइज। ठीक है, स्पिन डाउन क्या होता है, क्लॉकवाइज। इसी तरह से बेटा एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज को हम कहते हैं स्पिन अप। तो इनके अदर नेम्स हैं, इस नामों से भी वो आपसे चीजें पूछ सकता है। यहां तक तो आपने क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया। अब तुम्हें एक और बात समझनी है कि अगर मैं तुमसे हीलियम की बात करूं, किसकी बात करूं मुन्ने, हीलियम की, तो बेटा हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 होगी। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अगर मैं इसके क्वांटम नंबर्स निकालूं, ठीक है, तो बेटा इसका सबसे पहला क्वांटम नंबर होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर रहा हूं मैं, और ये मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर रहा हूं। तो अगर मैं इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूं, तो बेटा ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कौन से शेल में, पहले शेल में है ना, तो इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 1, यानी इनका शेल नंबर क्या हो गया, 1। अच्छा,
अब आ जाएंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की तरफ। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये बताता है कि इनके पास कौन सा सब ऑर्बिट है, कौन सा सब ऑर्बिट है। तो बेटा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, एस ऑर्बिटल में, है ना, कहां पर है, एस ऑर्बिटल में। और तुम्हें पता है कि एस ऑर्बिटल में एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो दोनों के एल की वैल्यू भी 0 है, यानी दोनों के एन की वैल्यू भी 1 है, यानी दोनों पहले शेल में और दोनों एस ऑर्बिटल में। आगे चलते हैं, इनके एम की वैल्यू क्या होगी, बेटा इनके एम की वैल्यू भी 0 होगी। क्यों, क्योंकि एस ऑर्बिटल में एम की वैल्यू हमेशा 0 होती है, मैंने यहां तुम्हें बताया। देखो बेटा, ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, और एस ऑर्बिटल में एम की वैल्यू जस्ट 0 होती है। एस ऑर्बिटल में एम की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, हाँ, अगर पी ऑर्बिटल होता तो वैल्यू -1 0 +1, अगर डी ऑर्बिटल होता तो वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। लेकिन अगर वो एस ऑर्बिटल है तो बेटा एस ऑर्बिटल पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ 0 होती है। तो क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कितना होगा, 0 होगा। अब आखिरी क्वांटम नंबर की बात करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर की। अब तुम्हें भी पता है कि बेटा दो अगर इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं तो वो एक साथ घूम तो नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, रिपल्जन लगाते हैं। यानी एक अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एक को मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया और एक को मैं क्लॉकवाइज घुमा देता हूं। तो इसका मतलब मैंने एक बात देखी कि ज्यादा से ज्यादा 3 क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, लेकिन एक क्वांटम नंबर तो लाजमी डिफरेंट होगा, और वो कौन सा होगा, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस चीज को देखते हुए हमारे पास 1926 में पॉली ने एक प्रिंसिपल दिया जिसे हम कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तुमसे क्या कहता है, तो बेटा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तुमसे ये कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। क्या कहता है, किसी भी, क्या कहता है, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो बेटा स्टेटमेंट नंबर 1 इज, आपसे अभी मैंने डिस्कस की, क्या है स्टेटमेंट नंबर 1, कि इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर नो टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं है, कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, कि जिनके चारों क्वांटम नंबर्स क्या हो बेटा, सेम हो। और अभी आपने ये बात देखी कि 3 सेम थे लेकिन एक सेम नहीं था। अगर वो एक ही जगह पर रहते हैं फिर भी उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, एक क्वांटम नंबर तो डिफरेंट है। और वो मेनली क्वांटम नंबर कौन सा डिफरेंट था, वो स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट था। तो स्पिन क्वांटम नंबर पर एक और स्टेटमेंट बना देते हैं कि बेटा इट्स इम्पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं, फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुमकिन ही नहीं, टू हैव सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, कि उनके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो अगर वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर हैं तो। ठीक है, तो बात तो अभी भी एक ही हुई है, बट जस्टिफिकेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बेटा ये आपको लाजमी तौर पे याद रखना है। अच्छा, फिर आपने एक और बात याद रखनी है कि अब आपके जो कोर्स है उसमें हमारे पास तीनों मेन टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब अगर हम बात करते हैं बेटा एक्सरेज की, तो एक्सरेज का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी कवर किया जाता है एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। ठीक है, आप चाहें तो मेरे यूट्यूब से भी एटॉमिक फिजिक्स का ये चैप्टर, ये टॉपिक देख सकते हैं।
ठीक है, इंजीनियर मोहम्मद वलीद साहब ने पढ़ाया है, अच्छे से चीजें क्लियर की होंगी उन्होंने। ठीक है। अच्छा, अब रही बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ जो आपके पास हुंज रूल और N+L रूल है, या फिर हुंज रूल है, तो बेटा ये बिल्कुल इंटर के जैसा है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऑलरेडी कवर करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। ठीक है, तो जब आपने अपने सेकेंड ईयर को पढ़ा होगा तो आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर किया होगा। तो बेटा ये चीज़ें डी ब्लॉक में कवर हो जाती हैं। अगर डी ब्लॉक में आपसे ये कवर नहीं हो रही तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर देख लें, ऑफ प्रिंसिपल के नाम से होगा। ठीक है, और N+L रूल आपके पास होगा विज विसर रूल के नाम से। ठीक है, आप चाहें तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये लेक्चर सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसका लिंक सेंड कर दूंगा। अच्छा, देन उसके बाद आपने याद रखना है एक और टॉपिक, दैट इज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अच्छा, ये जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है ना बेटा, ये पहली बात तो बहुत आसान है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला होता है, E=h न्यू। सुना है कभी आपने ये, E=h न्यू? तो ये जो फॉर्मूला है मुन्ने, ये फिजिक्स में पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर है। तो फिर वही बात, ऑलरेडी कवर्ड इन क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, ये क्वांटम फिजिक्स के अंदर बहुत डिटेल में, क्योंकि यहाँ तो बस एक छोटा सा टॉपिक है, वहां तो ये पूरा चैप्टर है क्वांटम फिजिक्स का। तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर आप इसको कवर करेंगे। अलबत्ता इसकी वैल्यू तुम्हें लाजमी याद रखनी है। ठीक है, इसमें से तुम केमिस्ट्री में तो बस इतनी बात याद रख लो कि एच को हम कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? प्लांक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ठीक है, अगर वो तुम्हें कोई एमसीक्यूज दे कि वेवलेंथ चेंज करने से प्लांक्स कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी डबल करने से प्लांक्स कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, और क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से प्लांक्स कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा। इसकी वैल्यू याद कर लेना, 6.625 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। अच्छा, इसकी एक और फॉर्म होती है, पता है आपको? अगर आप h को 2 पाई से डिवाइड कर दो, क्या करो, अगर आप h पाई को 2 से डिवाइड कर दो तो बेटा ये बन जाता है h कट। क्या बन जाता है ये? h कट। h कट को हम प्यार से कहते हैं रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये सब बातें हमने फिजिक्स में कवर की होंगी, बट मैं कुछ चीजें आपको इखलाकतन दोबारा बता रहा हूँ। और बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.055 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। कुछ भी नहीं किया हमने, वही सेम है, बस हमने h की वैल्यू को 2 पाई से डिवाइड कर दिया। आपको पता है 2 2 होता है, पाई 3.142 होता है। तो तुम्हारे पास एक नई चीज आ जाएगी, दैट इज रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट, यानी हम उसे कहते हैं h कट। ठीक है बेटा, तो ये लाजमी इन चीजों को देख लेना। और अब मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ, हो सकता है ये बात एमसीक्यूज में आ जाए। ठीक है, तुम्हें इतनी बात पता है कि कोई भी चीज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से कितना करीब होगा? तो न्यूक्लियस से कितना करीब हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा वो न्यूक्लियस के पहले शेल में हो सकता है, ऐसे ही है, इससे ज्यादा करीब तो नहीं हो सकता। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि इलेक्ट्रॉन ढूंढने की वैल्यू तुम्हें कहाँ ज्यादा मिलेगी, थोड़ा सी मुश्किल बात कर दी मैंने आपके लिए, है ना? यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, वो पूछ रहा है तुमसे कि इलेक्ट्रॉन तुम्हें कहाँ मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ सबसे ज्यादा है।
तो न्यूक्लियस के करीब मिलेगा तुम्हें। इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो तुम्हें न्यूक्लियस के करीब मिलेगी। क्यों? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मुसलसल न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो तुम्हें इतनी बात पता है कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की है वो पहले शेल में है ना। वो कहाँ है? वो पहले शेल में। तो मान लें कि ये न्यूक्लियस है और ये पहला शेल है। ठीक है भाई, पहले शेल में तो सभी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हाइड्रोजन का भी होगा, हीलियम का भी होगा, लिथियम का भी होगा, सबका होगा। तो पहले शेल में तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस में मिलेगा बेटा? तो तुम लगा लो कि न्यूक्लियस से तुम्हें कितने डिस्टेंस में मिलेगा। न्यूक्लियस से तुम्हें जितने डिस्टेंस में मिलेगा, असल में तुम उसे क्या बोल रहे हो? रेडियस। और रेडियस में भी क्या? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो इस बात को याद रखना, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो बेटा इसका जो आंसर है वो है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। और इसको हम प्यार से बोहर्स रेडियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको प्यार से? बोहर्स रेडियस। इसे हम दो चीजों से शो कर सकते हैं, इसे हम शो कर सकते हैं R1 से भी, और हम इसे शो कर सकते हैं A0 से भी। और मुन्ने इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसकी वैल्यू को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि तुम्हें पता है कि -10 बराबर होता है डिग्री एमस्ट्रॉन्ग के, तो तुम 10⁻⁻10 को हटा के तुम डिग्री एमस्ट्रॉन्ग भी लगा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, पॉइंट को क्या करूं? शिफ्ट कर दूं, यानी ये पॉइंट इस वक्त यहाँ है, इस पॉइंट को अगर मैं और पीछे ले जाऊं तो ये हो जाएगा 0.0529। क्या हो जाएगा? 0.0529। और अब तुम्हारे पास जो वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻9। क्यों? क्योंकि जब भी बेटा तुम पॉइंट को लेफ्ट पर शिफ्ट करोगे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में बढ़ती है। तो जब -10 में +1 ऐड हुआ तो -9 हो गया, और वैल्यू क्या है? मीटर। अब तुम्हें इतनी बात पता है कि -9 को 10⁻⁻9 किसके बराबर होता है? नैनो के बराबर होता है। तो अब ये वैल्यू हो गई 0.529 नैनोमीटर। 0.0529 नैनोमीटर। ठीक है। तो हमारे पास इस वैल्यू को बताने के तीन तरीके हैं। क्या? पहला तरीका क्या है बेटा? 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा तरीका क्या है? 0.529 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग। और तीसरा तरीका क्या है? 0.0529 नैनोमीटर। तो ये वाली वैल्यू आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा मिलने के चांसेस उसके पहले शेल में होते हैं, और न्यूक्लियस से लेके पहले शेल तक का फासला कहलाता है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। और रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट को हम बोहर रेडियस यानी A0 या R1 भी कहते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 0.529 टू 10⁻⁻10 मीटर, या 0.529 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग, या फिर 0.0529 नैनोमीटर। ठीक है, ये तीन वैल्यूज हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो बेटा यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। बहुत अच्छे से इस चैप्टर को आपने राइट अप करना है, इसको समझना है, ताकि पेपर में आप इसके एमसीक्यूज बहुत आसानी से कर सकें। ठीक है, चलो भाई बच्चों, अल्लाह हाफिज।